हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज जैसा कि हम देखेंगे, हमने कल टॉपिक जो पढ़ा था, मुझे उसमें जितना मैंने बताया है उतना ही महत्वपूर्ण था। लेकिन हम अब जो मुझे लगा कि एक नया टॉपिक फिर से जो हम पढ़ चुके हैं उसके लिए उतना सफिशिएंट है जितना मैंने आपको बता दिया है। अब है अगला अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएँ। हम पढ़ रहे हैं क्या, बच्चन सिंह जी का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर अब ज़्यादा कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे पहले शुक्ल जी के, वो अभी भी पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं। अब ठीक वैसे ही बच्चन सिंह जी और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं। बस पेशेंस के साथ इसको पढ़िए। कहते हैं ना कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो थोड़ा सा समय तो आपको देना पड़ेगा। आप ये सोचें कि हम मोस्ट बता दें एक दो लाइन में, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। जब हमें डीपली और टेक्स्ट बुक जब पूरी हम अच्छे से पढ़ेंगे, तब जाके हमें उनका बेसिक क्लियर होगा और फिर हम अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति के विकास का इतिहास है। ठीक उसी तरह जिस तरह बांग्ला साहित्य बंगाली जाति, मराठी साहित्य मराठी जाति, गुजराती साहित्य गुजराती जाति के विकास के इतिहास है। यहाँ बच्चन जी कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास ठीक वैसे ही है, किसका, हिंदी जाति का विकास। जैसे सभी ने अपने अपने हिंदी, या जैसे गुजराती साहित्य तो उन्होंने गुजराती में विकास किया, मराठी है तो मराठी में विकास किया, बांग्ला है तो बंगाली। इस तरीके से हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास भी कुछ ऐसे ही है। इन जातियों का विकास अकस्मात नहीं हो गया। बच्चन जी कहते हैं कि इन जातियों का विकास कोई अचानक से नहीं हुआ है, विकास धीरे धीरे होता है। सही है। इस विकास का बीज अपभ्रंश साहित्य में अखुआ चुका था। अब अखुआ का मतलब क्या होता है, ये आप लोग कमेंट्स में बताइए। जहाँ तक मुझे पता है तो बस बता देती हूँ कि इस विकास का बीज अपभ्रंश साहित्य में अखुआ चुका था, लेकिन इस प्रकार का वनस्पतीय शास्त्रीय या प्राणिशास्त्रीय रूपक बहुत दूर तक काम नहीं करता, क्योंकि इतिहास में निरंतर्य या अविच्छिन्न प्रवाह की बात की जाती है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि इस विकास का बीज अपभ्रंश में अखुआ चुका था, यानी कहीं ना कहीं वो उसका धीमापन हो चुका था। फिर कह रहे हैं कि क्योंकि इतिहास में निरंतर अविच्छिन्न प्रवाह की बात की जाती है, उसके निरंतर्य और अनिरंतर्य या अविच्छिन्नता में विच्छिन्नता भी होती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरह से अगर निरंतरता है तो वो टूटती है, तारतम्यता है वो टूटती है, विच्छिन्नता अविच्छिन्नता या निरंतर कंटिन्यूटी, जिन्होंने कहा कि लगातार तारतम्य कंटिन्यूटी आगे की परिस्थितियों में थोड़ा परिवर्तित होकर क्षमता और बनता है। बिल्कुल सही बात है कि जब भी हम, चाहे वो भाषा हो या कोई स्थितियाँ हो जिनका तारतम्य होता है, कभी बनता है कभी टूटता है, तो ऐसी निरंतर चीज़ें परिवर्तित होकर आगे चलती रहती हैं। तो इस छन्ने और बनने में पिछले युग की कुछ स्वीकृतियाँ अपने ढंग से ग्रहण कर ली जाती हैं। अब छन्ने बनने में क्या, जो चीज़ें महत्वपूर्ण लगी वो रह जाती हैं, और जो हमारे काम की नहीं थी वो क्या, छट जाती हैं, से स्वीकृत अथवा रूपांतरित हो जाती हैं। इतिहास की इस प्रक्रिया के तहत हिंदी साहित्य को अपभ्रंश से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि अपभ्रंश काव्य की अनेक प्रवृत्तियाँ काव्य रूप हिंदी साहित्य को विरासत के रूप में मिले हैं। बेहद अच्छी लाइन यहाँ पर कही है। अब यहाँ से देखिए, जो महत्वपूर्ण नहीं था मैंने वहाँ पे आपको कोई बात नहीं, ये मैं आपको बता दी। अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो यहाँ से हैं, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ से। तो आप इन अगर कॉपी और पेन लेके बैठे हैं तो तुरंत यहाँ से आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, या फिर बाद में आप वीडियो को पॉज करके आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर अपभ्रंश हिंदी साहित्य संबंध में उसे हिंदी साहित्य से जोड़ने के प्रश्न को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। इन मतभेदों की 3 कोटियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहले अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। ये कौन कौन मानता है? यानी कि अपभ्रंश क्या है, पुरानी हिंदी है। हमें केवल फटाफट से एक ही आंसर आता है कि चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी इसको मानते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 लोग मानते हैं, गुलेरी जी, शुक्ल जी और राहुल जी, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये 3 लोग इसका समर्थन करते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा है, अपभ्रंश हिंदी नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है कि अपभ्रंश को हिंदी किसने नहीं माना है, तो HP ने, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर भी परवर्ती अपभ्रंश पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश का विकास है, यानी हिंदी के विकास हिंदी के निकट है, इसलिए परिवर्ती अपभ्रंश साहित्य को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करना चाहिए। ये इस मत के कौन पक्षधर हैं, तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसको बहुत अच्छे से नोट करना है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना भी है। अगला है यहाँ पर, चूँकि व्याकरण दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास सम्मिलित नहीं किया जाना
चाहिए। ये कौन मानता है? रामविलास शर्मा का मत इससे मिलता जुलता है। किससे? इन दोनों से। यानी कि HPD और रामविलास शर्मा लगभग एक जैसी ही बात कहते हैं। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से और इंटरव्यू की दृष्टि से हर तरीके से ये इतने पॉइंट्स महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पे सर्कल कर रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरह से ये मेरे प्रॉपर नोट्स ही हैं जिनको आप बहुत अच्छे से समझ भी पा रहे हो और देख भी पा रहे होंगे। अब अगला देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने विस्तार रूप से बताया है कि किस तरह से हमें समझना है कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने कब कैसे कहाँ हिंदी को पुरानी हिंदी कहा था। तो देख लेंगे यहाँ पे गुलेरी जी को। गुलेरी जी ने सन 1921 की नागरी पिचाणी पत्रिका में, यहाँ पे नागरी पिचाणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेखमाला की शुरुआत की। अब इन लेखों को पुस्तककार कर दिया गया है। इसमें उन्होंने लिखा कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। तो यहाँ पे एक प्रश्न तो ऐसे ही बन जाएगा कि गुलेरी जी ने विक्रम की कौन सी शताब्दी से अपभ्रंश की प्रधानता रही या उन्होंने पुरानी हिंदी में परिणत बताया है। तो शताब्दी आपको याद होनी चाहिए, 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। ठीक है, आगे देखेंगे। विभक्तियाँ घिस गईं, खिर गईं, एक ही विभक्ति है और कई काम देने लगी हैं। यानी कि जो पुरानी बहुत सारी विभक्तियाँ थी वो कह रहे हैं गुलेरी जी कि घिस गई यानी ख़राब हो गई, खिर गई यानी कि बिखर गई, तो एक ही विभक्ति बची जो जिससे कई काम होने लगे। एक कारक की विभक्ति से दूसरे का भी काम चलने लगा। यहाँ तक ये महत्वपूर्ण है। अगर इतना पूरा कोटेशन यहाँ से यहाँ तक अगर रख दी जाती है और ये पूछ लिया जाता है, केवल ये नाम हटा दिया जाए कि यहाँ से 1921 पूछ लिया जाए, 1921 नागरी पिचाणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक से लेखमाला की शुरुआत की, पूरी कोटेशन यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये गुलेरी जी ने कहा है। आगे चलकर वे पुनः कहते हैं पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृतिक से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से। बेहद महत्वपूर्ण कोटेशन है क्योंकि आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट फिर बंद यहाँ पर, तो ये पूरी महत्वपूर्ण पंक्ति है यहाँ पर, ये इसको जरूर लिख लेना। पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृतिक से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से कथन किसका है? तो गुलेरी जी का। गुलेरी जी अपभ्रंश को स्पष्टता 2 भागों में बांट देते हैं, पुराने अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश। अब गुलेरी जी ने हिंदी को कितने भागों में बांटा है? तो 2, यानी कि अपभ्रंश को 2 भागों में बांटा है, पुराने अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश में। बाद में चलकर इस परवर्ती अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित किया जाने लगा, ऐसा कह रहे हैं गुलेरी जी। आगे देखेंगे। गुलेरी जी ने अपने निबंध में हेमचंद के व्याकरण में उल्लिखित दोहों तथा प्रबंध चिंतामणि कुमार पाल प्रतिबोध में संग्रहित रचनाओं का विद्वतापूर्वक विवेचन किया है। यहाँ पर एक प्रश्न और बन गया कि द्विवेदी जी ने किन ग्रंथों का विद्वतापूर्ण विवेचन किया है? तो हेमचंद के व्याकरण का और प्रबंध चिंतामणि कुमार पाल प्रतिबोध का, यानी कि इनका इन्होंने क्या क्या विवेचन किया है। उनके समय तक अपभ्रंश की बहुत कम रचनाएं प्रकाशित हो पाई थीं। सन 1916 में हरप्रसाद शास्त्री द्वारा बौद्ध गान और दोहा उनके देखने में नहीं आया था। बेहद महत्वपूर्ण कथन है यहाँ पर कि हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा का क्या किया था? संपादन कार्य किया था। तो लेकिन ये चीज़ें गुलेरी जी के समय तक नहीं आई थी, इसलिए वे देश के पूर्वांचल से प्राप्त अपभ्रंश रचनाओं का उल्लेख नहीं कर सके। अब देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट नंबर 2 डाला है। शुक्ल जी अब रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में गुलेरी जी की तरह अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। इतिहास के प्रथम संस्करण में की भूमिका में वे लिखते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है यहाँ से, तो कि अगर पंक्ति कैसे दी जाए तो जरा आप मुझे जरा सुनिएगा कि आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गईं क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत मानी जाती रही हैं। उपर्युक्त पंक्तियाँ शुक्ल जी की हिंदी साहित्य के इतिहास के किस संस्करण से ली गई हैं? प्रश्न जरा गहराई से तो समझने की कोशिश कीजिए, हमने ध्यान भी नहीं दिया होगा कि किस संस्करण से ली गई हैं। तो प्रथम संस्करण की भूमिका में ये लिखते हैं और वहीं से ये ली गई हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये पंक्तियाँ कौन सी? आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती हैं। ये पंक्तियाँ शुक्ल की हैं। ये पंक्तियाँ शुक्ल जी ने कहाँ से ली हैं? तो इतिहास के प्रथम संस्करण की भूमिका से ली हैं। उम्मीद करती हूँ कि चीज़ अच्छे से समझ में आपको आ गई होगी। वे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी अथवा प्राकृतिक की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी कहते हैं। तो हम ये सब जानते हैं, जब हमने शुक्ल जी को पढ़ा था तो शुक्ल जी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी कहते हैं। अब यहाँ से अपभ्रंश
को लेकर शुक्ल जी इतिहास में एक रोचक अंतर्विरोध मिलता है। वे एक और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का प्रचार भोज या मुंज के समय 1050 में पाते हैं, तो दूसरी ओर बौद्ध सिद्धों की भाषा को भी पुरानी हिंदी मानते हैं। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा। ये महत्वपूर्ण कोटेशन है। आप जहाँ इन्वर्टेड कॉमा स्टार देखते हैं, फिर आप फुल स्टॉप में कॉमा देखते हैं, तो यहाँ पे समझ जाइए कि यहाँ पे ये कोटेशन है और कहीं से भी कोटेशन उठ के पूछी जा सकती है। तो ये शुक्ल जी ने कहा है। क्या कहा है? केवल पंक्तियाँ ऐसे ही दे दी जाएँ। आप नोट करते चलिए कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा। उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी हैं या उपरोक्त कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है। इस संदर्भ में विशेष रूप से कण्हप्पा का नाम लेते हैं। उन्होंने स्वयं कण्हप्पा का काल 900 के उपरांत ठहराया है। यहाँ तक होगी शुक्ल जी की बात। अब चलते हैं आगे हम राहुल जी के पास। तो राहुल जी कह रहे हैं कि काव्यधारा जो उनकी बहुत बड़ा ग्रंथ रहा है 1945 में, यानी काव्यधारा का डेट क्या है 1945 में, लिखते हैं कि पूरा अपभ्रंश साहित्य पुरानी हिंदी है और उनके यहाँ पूर्ववर्ती और परवर्ती अपभ्रंश का झमेला नहीं है। वे अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृतिक से भिन्न जाति की भाषा मानते हैं। उनका कहना है शुबंत तिङंत या शब्द रूप धातु रूप की शैली दोनों पाली प्राकृतिक में संस्कृत का अनुसरण नहीं छोड़ा। यहाँ आपको जो केवल याद रखने वाली बात है वो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, अगर ये कहा जाए कि यहाँ से स्टार्ट होता है वे अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृतिक से भिन्न जाति की भाषा मानते हैं, तो ये कथन किसने किसके लिए कहा है? तो बच्चन जी ने राहुल सांकृत्यायन जी के लिए कहा है। बाकी इसमें और कोई बहुत ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, बस लास्ट एक लाइन बचती है यहाँ पर। अतः वे सिद्धों की रचनाओं को भी इस काल में समेट लेते हैं और इस काल का नाम सिद्ध सामंत काल रखते हैं। तो ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि आदि काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो ये आपको पता ही है कि सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो वो क्या कहते हैं कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहते। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो एक प्रश्न एक लाइन में बनेगा कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कौन नहीं कहता? तो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं कहते हैं। उन्हीं के शब्दों में अपभ्रंश को कोई अब पुरानी हिंदी नहीं कहता। 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी की रचनाओं को वो आदिकाल के अंतर्गत मानते हैं। इस काल में उपलब्ध रचनाओं को उन्होंने 2 श्रेणियों में बांटा है। जैन प्रभावपन यानी कि जैन के प्रभाव से परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएं। दूसरा है मूल रूप से अत्यंत भिन्न बनी हुई लोक भाषाओं की रचनाएं। तो यहाँ पे एक प्रश्न तो यहाँ से उठ सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उपलब्ध रचनाओं को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो 2 श्रेणियों में बांटा है। ठीक है, जैन प्रभाव से उत्पन्न परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश और दूसरा है मूल रूप से अत्यंत भिन्न बनी हुई लोक भाषा की रचनाएं। प्रथम श्रेणी में हेमचंद के व्याकरण, मेरुतुंग के प्रबंध काव्य, प्रबंध चिंतामणि यानी कि मेरुतुंग का है प्रबंध चिंतामणि, आदि के दोहे अब्दुल रहमान के संदेश रासक तथा प्राकृतिक पेंगलम में उदाहरित लोक भाषा के छंद। दूसरी श्रेणी में राष्ट्र काव्य की गणना की गई है। लोक भाषा के साहित्य को अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य कहते हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि प्रश्न यहाँ से ऐसे बन जाएगा लोक भाषा साहित्य को वे अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य कहते हैं, ऐसा किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बाकी आपको यहाँ अब्दुल रहमान का संदेश रासक, प्राकृतिक पेंगलम और हेमचंद के व्याकरण, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि, ये आपको ध्यान रखनी रचनाएं। लोक भाषा में प्राप्त साहित्य की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश की भाषा से कुछ आगे बढ़ी हुई दिखाई देती है, ऐसा मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। संदेश रासक की गणना वे परिनिष्ठित अपभ्रंश में कर चुके हैं, फिर भी पता नहीं इसे आदिकाल के भीतर क्यों रखा गया है। तो यहाँ पे बच्चन जी ये कह रहे हैं कि जब संदेश रासक की जो गणना है वो परिनिष्ठित अपभ्रंश में कर चुके हैं, परिनिष्ठित यानी कि शुद्ध हिंदी में कर चुके हैं, तो इसको फिर आदिकाल में क्यों रखा गया है? कीर्तिलता के अभट्ट का व्याकरणिक ढांचा अपभ्रंश है। अपभ्रंश की शेष रचना जिसे द्विवेदी जी परिनिष्ठित अपभ्रंश कहते हैं, प्रस्ताविकी में डाल दिया है। इनमें बौद्ध सिद्धों की रचनाएं भी हैं। अब महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो यहाँ से शुरू होता है, वो आप देख ही रहे होंगे।
शुक्ल जी सिद्धों की भाषा के बारे में कहते हैं, सिद्धों की उद्धत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी काव्य भाषा है। यह तो स्पष्ट है कि सिद्ध कणप्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है कि वह यह कि उनके उपदेश की भाषा पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा पर गीतों की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यानी कि यहाँ पे शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो सिद्धों की भाषा थी वहाँ जो गीतों की पुरानी भाषा बिहारी और पूर्वी के रूप में हमें देखने को मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रमैनी की भाषा में पाते हैं। कौन सी भाषा? बिहारी पूर्वी बोली। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थान मिश्रित सामान्य सादुक्कड़ी है। तो कबीर की भाषा को शुक्ल जी ने सादुक्कड़ी भाषा भी कहा है, तो ये भी ध्यान रखना है। रमैनी के पदों की भाषा काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन जाएगा कि कबीर की रमैनी की भाषा के क्या क्या मतलब सम्मिलित है या क्या क्या उनकी भाषा है। तो यहाँ पे रमैनी की जो भाषा है वो क्या है? दोहे हैं, वो किस में है? तो ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली में रमैनी के पदों की भाषा है। कुछ चर्या गीतों की भाषा को सुकुमार सेन अपने बांग्ला साहित्य के इतिहास में अभट्ट कहते हैं। हिंदी निर्गुण संतों की मान्यताओं और रचनाओं पर सिद्धनाथों का प्रभाव पड़ा है। तो बिल्कुल सही बात है ये कि हिंदी की जो भाषा रही है अभट्ट है, अपभ्रंश है, इन सबका सिद्धनाथों का खूब अच्छे खासा प्रभाव पड़ा है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सबका विस्तार रूप से बता दिया है बच्चन जी ने कि कौन क्या कहता है। अब रामविलास शर्मा जी आधुनिक आर्य भाषाओं को अपभ्रंश से निकला हुआ नहीं मानते। यानी कि रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि आधुनिक आर्य भाषा वो अपभ्रंश से निकली हुई नहीं है। वे भाषा वैज्ञानिकों के चिर अपरिचित अवधारणा को कि संस्कृत से प्राकृतिक और प्राकृतिक से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ साफ इनकार कर जाते हैं। किशोरी दास वाजपेयी का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है कि आद्य मध्य और नव्य आर्य भाषा अथवा संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश की सुगम नसैनी छोड़कर लुप्त प्राचीन भाषाओं की कल्पना करना उन्हीं लोगों का काम है जिनमें सरल प्रचलित और लोकप्रिय किंतु अवैज्ञानिक मान्यताओं का विरोध करने का साहस है, जिनमें कठिनाइयों से टकराने और अनुसंधान के नए मार्ग खोजने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास है। अब ये दिया तो बच्चन जी की बुक में है, लेकिन कहा किसने है? तो यहाँ पे रामविलास शर्मा का कोटेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, और कहाँ तक चलता है आपका? यहाँ तक। मैंने टिक भी कर रखे हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, नोट डाउन भी कर लीजिए। तो बच्चन जी की बुक से है, लेकिन कहा किसने है? रामविलास शर्मा जी ने कहा है। किशोरी दास वाजपेयी के माध्यम से यह रामविलास शर्मा का अस्वीकार अनुसंधान के नए मार्ग की खोज और उनके आत्मविश्वास की भी अभिव्यक्ति है। साहित्यिक भाषा के समानांतर लोक भाषाओं की अपनी धाराएं बहती रहती हैं। आगे देखेंगे। इन्हीं में से कोई एक साहित्यिक भाषा का रूप ले लेती है। आप देख सकते हैं ये किसने कहा है? बच्चन जी ने। यानी कि हम जो पीछे पढ़ाए हैं लास्ट की जो लाइन थी वो बच्चन जी से संबंधित है। साहित्य की भाषा कृत्रिम नहर का प्रभाव है तो लोक भाषा स्वतः प्रवाह नदी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेंशन किया है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो आप देख लीजिए, यहाँ से मैं टिक किया हुआ है कि साहित्य की भाषा कृत्रिम नहर का प्रभाव है तो लोक भाषा स्वतः प्रवाहमय नदी। ये किसने कहा है? बच्चन जी ने। नहर का जल बहुत कुछ स्थिर समरूप धीरे धीरे बहने वाला होता है, जबकि नदी का जल चटुल विषम रूप तथा गत्यात्मक होता है, इसीलिए उसमें ताजगी मिठास होती है। साहित्य की भाषा लोक भाषा से बनती है, लोक भाषा भी साहित्य से प्रभावित होती रहती है। दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध होता है। संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश की नसैनी का रामविलास शर्मा ने जो खंडन किया वह सही है। समर्थन कौन करता है? बच्चन जी। बच्चन जी कहते हैं कि इसका समर्थन ठीक है, सही कहा है। तो यहाँ पे जो रामविलास शर्मा जी हैं जिन्होंने कहा कि खंडन किया है वह सही है, बच्चन जी इसका समर्थन करते हैं। आगे देखेंगे। पर प्राकृतिक अपभ्रंश को कृत्रिम कहना, बनाई हुई भाषा कहना आत्मविश्वास को पार कर जाना है। यानी कि बच्चन जी ये भी कहते हैं
कि प्राकृतिक अपभ्रंश को कृत्रिम कहना, बनाई हुई भाषा कहना, ये आत्मविश्वास को पार कर जाती है। ये भी बहुत ज़्यादा खटकता है। प्राकृतिक अपभ्रंश को एकदम कृत्रिम बताना ठीक नहीं है, यानी जो प्राकृतिक अपभ्रंश है उसको कह दो कि यह बनावटी है, नहीं ये बनाई गई हुई है, तो ये भी ठीक नहीं है। वास्तव में ये सही बात नहीं है कि जो प्राकृतिक से चीज़ दी गई हुई है उनमें हम थोड़ा बहुत बदल फेर कर सकते हैं, पर उसको पूरी तरह से बना नहीं सकते। तो ऐसा बच्चन जी कह रहे हैं। भाषा और साहित्य का प्रभाव देश के एक बड़े भूभाग को आच्छादित किए हुए था। प्राकृतिक और अपभ्रंश को साहित्य तो प्राकृतिक अपभ्रंश एकदम ये कह दिया कि ठीक नहीं है। अब यहाँ पे भूभाग को आच्छादित किए हुए प्राकृतिक अपभ्रंश को संस्कृत की अपेक्षा मधुर कहा गया, यानी कि प्राकृतिक और अपभ्रंश को संस्कृत की अपेक्षा मधुर कहा गया, मीठी बोली कहा गया। इसे झुटलाने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वे भाषाएं भी लोक भाषा से निर्मित हुई होंगी। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि यदि जब संस्कृत बनी, संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश ये भाषाएं बनी, तो कहीं ना कहीं ये लोक भाषा लोगों के द्वारा ही थोड़ा थोड़ा करके निर्मित की गई होंगी, ऐसा बच्चन जी कह रहे हैं। वे भाषाएं लोक भाषा से निर्मित हुई होंगी, उनकी ध्वनियाँ आसमान से तो टपकी नहीं, बिल्कुल सही बात है, ऐसा बच्चन जी कह रहे हैं। वे भी समाज की ही देन है। कवियों ने अपनी रचना प्रक्रिया के कारण कृत्रिमताओं का आ जाना स्वाभाविक नहीं है। हाँ, कह रहे हैं कि यदि कभी अपनी रचनाओं के अनुसार अपने हिसाब से ये कहे भाषा के लिए कि वो बनावटी है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आगे देखेंगे। कह रहे हैं बच्चन जी यहाँ पर कि यदि वे कृत्रिम हैं तो बौद्ध सिद्धों और जैनियों ने धर्मोपदेश के लिए इनका सहारा क्यों लिया। बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं कि यदि वास्तव में ये बनावटी होती तो बौद्ध सिद्ध और जैन धर्म जो चले आ रहे थे, जिन्होंने रचनाएं लिखी थी, ग्रंथ लिखे थे, तो वो इस भाषा का सहारा क्यों लेते। अपभ्रंश के व्यापक प्रचार प्रसार में जैन व्यापारियों का योग अस्वीकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। अपभ्रंश साहित्य में 7वीं शताब्दी में बोलचाल की भाषा का हस्तक्षेप होने लगा था। यद्यपि अपभ्रंश का व्याकरण बहुत कुछ प्राकृतिक व्याकरण है, पर उन पर बोलचाल की भाषा, क्रियापदों, विभक्तियों, परसर्गों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। हालांकि जो मैं ये लास्ट पढ़ रही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है नीचे के लाइन जो आप देख सकते हैं। इनके माध्यम से ब्रजी, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली, भोजपुरी के रूप की एक झलक मिलती है। अपभ्रंश में विभिन्न काव्य रूपों, कथानक, रूढ़ियों आदि को सीधे लोक से लिया गया है। अब यहाँ से महत्वपूर्ण बात है कि ना प्राकृतिक से और ना संस्कृत से। बिल्कुल सही बात है। बच्चन जी ये कह रहे हैं कि जो अपभ्रंश से विभिन्न काव्य, रूढ़ी, कथानक, रूढ़ियाँ आती है ना, सीधे कहाँ लोक भाषा से लिया गया है, किसी प्राकृतिक से और ना किसी संस्कृत से। अब यहाँ है महत्वपूर्ण, इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है। अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का समृद्ध रिक्त है। ये कहीं पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे मोस्ट लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे लाइन महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखेंगे। इधर साहित्य के इतिहास लेखन में काव्य रूपों में अध्ययन का आग्रह बढ़ा है। कुछ लोगों के मतानुसार साहित्य का साहित्यिक इतिहास लेखन साहित्य रूपों की परिवर्तन मानता के अध्ययन पर आधारित है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर मैं फटाफट इसको पढ़ देती हूँ। उनका कहना है कि साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास है। अनेक अर्थों में यही सही है, पर विधाओं का चयन और परिवर्तन एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। कभी चर्या गीत तो कभी दोहा, कभी कवित सवैया, कभी हरिगीत का तो कभी मुक्त छंद। एक कालावधि के बाद साहित्य रूप बदल जाते हैं। आखिर इस बदलाव के कुछ ऐतिहासिक कारण भी होंगे। इन कारणों की खोज के अभाव में साहित्य समाज का संप्रत इतिहास नहीं होगा। विधागत परिवर्तन के मूल्यगत परिवर्तन भी होते हैं। वास्तव में इस विधागत परिवर्तन, मूल्यगत संबंध सूत्रों की खोज में इतिहास दृष्टि से भी निहित है। राहुल जी ने अपभ्रंश, यहाँ से थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, राहुल ने अपभ्रंश भाषा साहित्य और प्राकृतिक में गुणात्मक अंतर माना है। व्याकरणिक ढांचा प्राकृतिक से लेते हुए भी अपभ्रंश लोकोन्मुखी होने के कारण लोक भाषा के व्याकरणिक ढांचे को वर्णन करता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा राहुल जी कह रहे हैं। छंद उसने लोक से लिया, लोक की इस परंपरा को अपने अनुरूप देकर हिंदी साहित्य ने इसे स्वीकार कर लिया। अब यहाँ से महत्वपूर्ण है, यहाँ से देखना शुरू करेंगे। दोहा अपभ्रंश का खास छंद है, यानी कि अपभ्रंश का खास छंद कौन सा है? दोहा है। जिस तरह गाहा कहने से प्राकृतिक का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। अपभ्रंश में वीर श्रृंगार, नीतिपरक, धर्मपरक दोहे मिलते हैं। हिंदी में दोहों का प्रयोग नहीं
उन्हीं विषयों के लिए हुआ है। सोठा भी दोहा बंद के अंतर्गत ही माना जाता है। दूसरा छंदबद्ध पद्धड़ियाँ या अलिल्य है। ये छंद चौपाई से मिलते जुलते हैं। इनके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चतुर्भुज ने, ये महत्वपूर्ण है यहाँ से कि चतुर्भुज ने पद्धड़िया और जिनदत्त सूरि ने अलिल्य का प्रयोग किया था। तो एक प्रश्न भी बन जाएगा कि चतुर्भुज ने किस छंद का प्रयोग किया, तो पद्धड़िया का, और जिनदत्त सूरि ने अलिल्य का प्रयोग किया था। पद्धड़िया में 8-8 पंक्तियों पर धत्ता दिया जाता है। हिंदी के चौपाई, दोहा चौपाई वाले प्रबंधों में दोहा द्वारा धत्ता दिया जाने लगा। यूँ दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता बौद्ध सिद्ध सरहपाद मालूम पड़ते हैं। बेहद महत्वपूर्ण है कि दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता किसने किया था, तो सरहपाद ने, ठीक है, यानी कि सरहपा ने। सूफियों की मसनवियों और गोस्वामी तुलसीदास के मानस में यही काव्य रूप ग्रहित हुआ है। पदबंधों का पूर्व रूप भी बौद्ध सिद्धों के चर्या पदों में मिलता है। कबीर के पदों में केवल चर्या का रूप ही नहीं है लिया गया, बल्कि वस्तुत्व भी ग्रहण किया गया। अब यहाँ पर कबीर दास में जो उलटबासियाँ और सूर में दृष्टिकूट पद दिखाई देते हैं, वे चर्या पद में पहले से ही विद्यमान हैं। आरंभ में रास एक गेय छंद था जो संभवतः जनता के बीच गाया जाता था। संदेश रासक का 1/3 अंश इसी छंद में लिखा गया। बाद में रासो काव्य की परंपरा ही चल पड़ी, किंतु रास की गेयता लुप्त हो गई। छप्पय कुंडलियाँ, रोला, उल्लाला, फागु, चरचरी, बेली, मंगल आदि लोकप्रिय छंद हैं। इनमें से कुछ हिंदी में स्वीकृत हैं और कुछ अस्वीकृत हैं। हिंदी ने इस विरासत को इसलिए ग्रहण किया कि काव्य रूप इसकी प्रकृति के अनुकूल थे। यहाँ पर ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, मैं फटाफट से इसको पढ़ देती हूँ। जैन अपभ्रंश काव्य राजस्थान गुजरात के सीमावर्ती प्रदेश में लिखे गए और बौद्ध सिद्धों के दोहा कोश चर्या गीत बंगाल बिहार क्षेत्र सीमा क्षेत्र पर। आश्चर्य यह है कि अपभ्रंश की विरासत जिस मात्रा में हिंदी को प्राप्त हुई, उस मात्रा में गुजराती को न मिली और ना ही बांग्ला को। यहाँ पर ये थोड़ा सा हो सकता है कि किसने कहा है, तो बच्चन जी ने। अपभ्रंश के सीमांत हिंदी के भी सीमांत हैं, अतः भाषा की पहचान, विषय वस्तु और काव्य रूप तीनों दृष्टियों से अपभ्रंश समग्र अपभ्रंश काव्य का अध्ययन अपेक्षित है। अपभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: सिद्ध काव्य, जैन और बौद्ध जैनेतर साहित्य। तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि अपभ्रंश को कितनी कोटियों में बांटा गया, तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सा? सिद्ध है, जैन है और बौद्ध जैनेतर साहित्य है। अपभ्रंश के अंतिम काल 14वीं से 15वीं शताब्दी में हिंदी खड़ी बोली अवधी ब्रजी मैथिली में रचनाएं होने लगीं। विद्यापति एक और अभट्ट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में। महत्वपूर्ण है, इसके बाद से हिंदी रचनाओं की अविच्छिन्न परंपरा आरंभ होती है। अतः अपभ्रंश साहित्य के साथ इन कवियों का भी अध्ययन जरूरी है। इन लोगों ने अपभ्रंश का काव्य रूप तो लिया, किंतु उनकी वस्तु की अंतर योजना बदल गई। यानी कि बच्चन जी कह रहे हैं कि इन कवियों ने, जो अब आगे हम पढ़ेंगे, अपभ्रंश वाले कवि जितने भी हैं, तो उनको क्या किया, यहाँ पे इन्होंने अपभ्रंश साहित्य के साथ इन कवियों को अध्ययन जरूरी है। इन लोगों ने अपभ्रंश काव्य रूप तो लिया, लेकिन अपने हिसाब से उसकी वस्तु की दिशा और निर्देश बदल लिए। कैसे, तो आगे हम देखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। अब मैं उठाऊँगी जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहेंगे उनको, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएँ। अब आगे हमने आज इसका केवल परिचय देखा। अब हम आगे देखेंगे पूरा कि किस तरीके से बच्चन जी ने इनको विस्तार रूप से बताया है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए और तसल्ली से देखिए क्लास को। कोई जल्दबाजी नहीं है। नोट्स बनाना चाहें आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट्स में, कोई और बेहतर हो सकता तो पूरी कोशिश करूँगी। बाकी ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।